आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जेई में या नीट में जो भी केमिस्ट्री आता है उसमें नियरली 30 से 35% का वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। देखो बोर्ड एग्जाम जो होता है वहाँ तो वेटेज फिक्स होता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक जेई या फिर नीट, वहाँ पे वेटेज फिक्स नहीं होता है, वहाँ पे वेटेज वेरिएबल होता है। तो कभी कभी 30% भी आता है, कभी कभी 35% भी आता है, इससे कम भी हो सकता है परसेंटेज और इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मली 30 से 35% जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो हम लोगों को देखो इसमें करना क्या क्या है, हम लोगों को इसके अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, हमारा पहला चैप्टर होगा, फिर कुछ और चैप्टर भी होंगे वो आगे करते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर होगा अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर होगा और कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैसे नेमिंग करते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का फुल फॉर्म है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये करना है। अब सबसे पहले कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहचानने का सबसे सिंपल है कि कार्बन देख लो, अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ठीक है। मतलब ये एक समझ लो एक लेमैन वाला डेफिनेशन है कि किसी को भी समझ आए, मतलब एक वेग डेफिनेशन है जिसको बोल सकते हैं, या लेमैन वाला डेफिनेशन कि किसी को बोलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहचाना है, कार्बन देख लो, कार्बन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पर टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, मान लो कि कुछ ऐसा भी तो आना चाहिए ना कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा डेफिनेशन भी तो बताओ। तो क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये समझते। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस, ठीक है। एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे बर्जेलियस। आज से 200 साल पहले करीब करीब ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट, मतलब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, केमिस्ट में इनका नाम होता था। केमिस्ट का मतलब है केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, केमिस्ट का वो मतलब नहीं जो दवा की दुकान खोल के बैठे रहते हैं, वो केमिस्ट नहीं है, ठीक है। केमिस्ट का मतलब है केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, ठीक है। फिजिक्स के साइंटिस्ट को फिजिशियन बोलते हैं और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को केमिस्ट। केमिस्ट मतलब दवा की दुकान खोल के बैठने वाले को नहीं बोलना मैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट में इनका नाम था, मतलब उसमें के ग्रेटेस्ट समझ लो थे। आज से करीब करीब 200 साल पहले 1830s और 1840s के आसपास, मतलब 1830 1840 के आसपास इनका बहुत ज़्यादा नाम था। बर्जेलियस ने क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल थे केमिस्ट्री के उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बोला ऑर्गेनिक और एक को बोला इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन्हीं का ही दिया हुआ वर्ड है। एक को बोला भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक को बोला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, लिविंग थिंग। तो जो मॉलिक्यूल लिविंग थिंग से निकलता है, जो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है, उसको बोला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो जो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक बोला गया, और जो नॉन लिविंग थिंग में होता है वो इनऑर्गेनिक। तो अब आप बोलोगे सर नॉन लिविंग थिंग, अरे अर्थ से खुदाई करते, पहाड़ों को खोद डाला, मिट्टी खोद डालो तो उसमें जो मिलेगा वो इनऑर्गेनिक। तो जो लिविंग थिंग मतलब जो इंसानों में होगा, जानवरों में होगा, मैन मतलब ह्यूमन बींग्स में होगा, प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, तो जो लिविंग थिंग में डराइव होते हैं वो ऑर्गेनिक। मतलब जो केमिकल हम लोगों के अंदर प्रेजेंट है, मतलब मेंस के अंदर, मतलब मेन वुमेन, अरे मतलब ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, या फिर जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। और जो मतलब रॉक के अंदर प्रेजेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट है, वो इनऑर्गेनिक।
तो बर्जेलियस ने बोला 2 टाइप के केमिकल होंगे, एक ऑर्गेनिक केमिकल जो लिविंग थिंग में प्रेजेंट है और एक इनऑर्गेनिक केमिकल जो नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट है। तो ये ओरिजिन है इन दोनों वर्ड का। एक्चुअल में ऑर्गेनिक का मतलब अगर आप पूछो व्हाट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, तो जो लिविंग होता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मतलब लिखना चाहो लिख लो कि ऑर्गेनिक वर्ड मीन्स लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स मॉलिक्यूल डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग, ठीक है। ये तो इनका मतलब दिया हुआ वर्ड। बर्जेलियस ने बोला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो इंसानों में मिलते हैं, जो जानवरों में मिलते हैं, उसको लैब में डिराइव नहीं कर सकते, मतलब लैब में नहीं बना सकते। और लैब में क्या बनेगा, लैब में मतलब केमिकल वेमिकल मिलाया ये वो किया तो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बर्जेलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लैब में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग थिंग से डिराइव होंगे और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब अरे लैब मतलब जहाँ पे रिएक्शन वेक्शन कराया कुछ मिला दिया, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मतलब डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है। तो इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब आपके मन में आएगा सर ऐसी बात तो नहीं है, अरे वो उस समय की बात है, क्या गलत क्या सही अभी आगे समझते हैं। तो बर्जेलियस ने कहा भाई कि ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। बर्जेलियस बड़े साइंटिस्ट थे और फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोलर। मतलब एक तो बर्जेलियस की बातों को काटना बहुत बड़ी बात, ऊपर से जर्मन, मतलब केमिस्ट्री में मतलब देखो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी जर्मनी में हुई है। जर्मन का आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब जर्मनी के अगेंस्ट है, तो जर्मन की बातें जनरली कोई सुनता नहीं था। हाँ जर्मनी में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, सिर्फ जर्मन धीरे धीरे यूरोप का सबसे बड़ा पावर हो गया था। 19th सेंचुरी के लास्ट में यूरोप का सबसे बड़ा पावर जर्मन हो गया था, इसी वजह से उसने सबसे लड़ाई वड़ाई भी की थी, बोला था मैं पावरफुल हूँ सब मेरी बातें सुनो। अब हिस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं, पर ये जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन था तो इसके लोग पहले बातें भी नहीं सुन रहे थे। और इसने बोला बर्जेलियस साहब ने जो बोला वो गलत है, मतलब उसने बोला इसने बोला मतलब इसने बोला वोलर ने बोला कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लैब में बन सकता है। अच्छा तो वोलर बोला कि वोलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। अच्छा इसने ये करके दिखाया, क्या करके दिखाया देखो, रिएक्शन एक्शन क्या करके दिखाया वो तो ठीक है। इसने बोला कि जैसे साइनाइड, अरे साइनाइड पता होगा भाई, अरे कई बार आता है साइनाइड, जो टेररिस्ट लोग पकड़े जाते हैं बोलते साइनाइड खा लेना, अरे साइनाइड जहर होता है। तो साइनाइड क्या होता है, थोड़ा सा रिएक्टिव केमिकल है और हमारी बॉडी पे जाके वो रिएक्शन कर लेता है वही, तो इस वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो साइनाइड मतलब एक वैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है साइनाइड। ये रिसर्च कर रहे थे एक्चुअल में, इन्होंने साइनाइड से बना दिया यूरिया। आप बोलोगे सर यूरिया क्या होता है, यूरिया एक्चुअल में, अरे यूरिया तो पता होगा बहुत फेमस फर्टिलाइजर है, NH2 CO NH2 यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक का मतलब तो कार्बन होता है, अरे नहीं भाई ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन नहीं होता। बर्जेलियस से स्टार्ट करो सोचना, बर्जेलियस ने बोला ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग थिंग से डराइव हो और इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग से डराइव हो। तो यूरिया तो लिविंग थिंग में डराइव होता है, आप बोलोगे नहीं सर यूरिया लिविंग थिंग में कहाँ डराइव, अरे यूरिया जो वर्ड है ना एक्चुअल में यूरिया वर्ड पता है किससे बना है, यूरिया वर्ड बना है यूरिन से। अरे यूरिन तो पता ही होगा क्या होता है, तो किसी भी एनिमल का वेस्ट या हम लोगों का वेस्ट, हम लोगों के बॉडी का जो लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरिन, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा केमिकल होता है वो यूरिया होता है एक्चुअल में। तो मतलब हम लोगों का जो यूरिन होता है वो फर्टिलाइजर का काम करता है, ये फैक्ट एक्चुअल में। तो हम लोगों का जो यूरिन है वो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो यूरिन से यूरिया वर्ड बनता है एक्चुअल में, हम लोगों का वेस्ट यूरिन या फिर किसी भी एनिमल का जो वेस्ट होता है यूरिन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो यूरिया। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वोलर ने लैब में यूरिया बना दिया, तो मतलब कि बर्जेलियस की थ्योरी गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लैब में बन सकता है। तो मतलब पहले क्या बोला गया कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होगा जो लिविंग थिंग से डराइव होगा, अब वोलर ने तो इसको लैब में बना दिया,
मतलब साइनाइड से यूरिया बना दिया। अब आप कैसे बोलोगे कि ऑर्गेनिक है, अब तो लैब में भी बन रहा है। तो मतलब कि अब ये हुआ कि नाम तो नहीं बदला गया। देखो ऑर्गेनिक का मतलब, देखो पहले समझो इसको, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग से डराइव होता है, जो लैब में नहीं बन सकता है। वोलन ने उसको लैब में बना के दिखा दिया, बोला कि जो लिविंग थिंग में मिलता है देखो लैब में बन सकता है। तो अब वही है कि लैब में भी बन सकता है, तो उसका नाम तो नहीं बदला पर उसके कुछ डेफिनेशंस को चेंज कर दिया गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मतलब अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लैब में बन सकते हैं। अरे अब आप, अरे कोई भी चीज़ अब आप सोचो, अच्छा कोरोना वायरस जैसे मान लो उसका वैक्सीन बनाना है, अरे वैक्सीन तो हम लोग खाने वाले ना, या इंजेक्शन लेने वाले हैं, तो वो भी तो ऑर्गेनिक होगा। इवन समझो जो भी मान लो विटामिन, जो भी आप खाते हो विटामिन, प्रोटीन, अरे आते ना आजकल बॉर्नविटा, अरे जो भी हॉर्लिक्स जो भी खाते हो सब केमिकल ही तो है, पर सब में विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सब क्या है, सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सब लैब में बनते हैं। तो मतलब आजकल तो ना जाने क्या कितने मेडिसिन से सब कुछ लैब में बन रहा है, तो सब ऑर्गेनिक होता है। तो बहुत पहले लोगों ने सोचा कि जो लिविंग थिंग से डराइव होगा वो है ऑर्गेनिक। अरे उसमें थोड़ी ना पता था कि तब बाद में चल के विटामिन भी लैब में बनेंगे, तब थोड़ी ना पता था आगे चल के विटामिन के कैप्सूल्स आएंगे, तब क्या पता था। आजकल तो सब कुछ लैब में बनता है, सब कुछ मिलता है, तो उसमें इतना चीज़ें नहीं पता था ना कि आगे चल के केमिस्ट्री में इतना डिस्कवरी हो जाएगा। अरे आजकल तो जूस भी पैकेट वाले आते हैं, जूस कोल्ड ड्रिंक सब क्या है, मतलब फ्लेवर्ड में सब मिल रहा है, आइसक्रीम फ्लेवर्ड, सब कुछ फ्लेवर्ड, मतलब मैंगो फ्लेवर, मान लो मैंगो जो पता चलता था जो बनना चाहिए था मतलब नेचर से, वो लैब में बनना है, सब कुछ बनना है लैब में, तो सब केमिकल ही है वो। तो स्टार्टिंग में नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोला गया ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग से डराइव होगा, इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग थिंग से डराइव होगा। बाद में पता चला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मिलते हैं जो इंसानों में या फिर जो ह्यूमंस में या फिर जो एनिमल्स में जो केमिकल मिलते हैं, बाद में पता चला लैब में बनने लग गए। ठीक है, तो मतलब चीज़ें मिक्स हो गई, रायता फैल गया, तो उसको सिंपल करना था। अब देखो क्या है ऑर्गेनिक का डेफिनेशन, अब क्या बोला गया, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय क्या बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, लिखो क्या है। अब देखो वैसे ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है डेराइव फ्रॉम लिविंग थिंग, नाम नहीं बदला गया पर डेफिनेशन बदल दी गई। तो लिखो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब हाइड्रोकार्बन और उससे जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो कहलाएगा डेरिवेटिव। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन C2H6 है, एक हाइड्रोजन को हटा दो और आप इसकी जगह कर दो C2H5OH, तो एल्कोहल कहलाएगा। इसकी जगह मान लो COOH लगा दो, एसिड कहलाएगा। तो आगे करेंगे, सब तो पूरा चैप्टर में करना है, तो बस हाइड्रोजन की जगह कुछ लगाते जाओ, अलग अलग मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोजन के निकाल के कुछ लगा दो, हाइड्रोजन को निकाल के CHO लगा दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो निकाल के कुछ ना कुछ लगाते जाओ और अलग अलग मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग, पर आजकल तो लैब में बनता है, तब आजकल क्या बोलोगे लिविंग थिंग से, आजकल तो नॉन लिविंग थिंग, आजकल तो लैब में सब बन जाता है। वैक्सीन मान लो कोरोना वायरस के लैब में बन रहा है, कहाँ लिविंग थिंग से डराइव होता है। तो आजकल तो लैब में सब कुछ बनता है, एक्चुअल में सब कुछ होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैब। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा वो पूरा कार्बन के राउंड घूमेगा, कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा, पर हाइड्रोजन तो बेचारा एक ही बॉन्ड बनाता है, छोटा सा एटम है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, तो जो करेगा कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली किसके राउंड घूमेगा, कार्बन के राउंड। तो देखो कार्बन के बारे में कुछ बहुत बेसिक चीजें लिख लेते हैं, जो मतलब बहुत बेसिक फंडामेंटल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में, कार्बन क्या होता है आपको पता होता है कि कार्बन मतलब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन बहुत ढेर सारे मतलब चेन बनाता है, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल। इवन मतलब फैक्ट तो ये है कि अगर केमिस्ट्री में मान लो 1 करोड़ मॉलिक्यूल अगर पता है, मान लो 1 करोड़ मॉलिक्यूल डिस्कवर है या फिर 1 करोड़ मॉलिक्यूल मान लो बने, तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल में 90 लाख मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बन के हैं, ये बल्कि और ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा कार्बन, 95 लाख समझ लो। मतलब जितने मॉलिक्यूल डिस्कवर होते हैं, जितने मॉलिक्यूल हमको पता चलता है उसमें 90 लाख या 95 लाख में कार्बन है, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं।
तो मतलब इस पे इसलिए रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है कार्बन पे। इसी वजह से हम लोगों का जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास का मोल का, उसमें कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया रेफरेंस, तो क्योंकि कार्बन के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहली बात तो कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि कार्बन ने ही मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाए, बाकी क्यों नहीं बना रहे। तो मतलब कि इसमें नीचे लिखो कार्बन हैव टेंडेंसी to form long chain and to form varieties of molecule. This property is known as catenation. तो कैटिनेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी या फिर वैरायटीज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म करने की टेंडेंसी। तो भाई कार्बन में क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, वो लॉन्ग चेन बना सकता है या फिर क्या हो सकता है वैरायटीज ऑफ मॉलिक्यूल बना सकता है। तो क्वेश्चन ये कि कार्बन ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दो रीजन की वजह से कार्बन कैटिनेशन का प्रॉपर्टी दिखाता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट की वजह से क्या होता है, उस पर बॉन्ड बनाने के बाद उस पर लोन पेयर नहीं रहता है। तो उसमें नीचे लिखो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो व्हेन इट फॉर्म 4 बॉन्ड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, सो चेन ऑफ कार्बन इज वेरी स्टेबल। तो टेट्रावैलेंट होने की वजह से उसमें लोन पेयर नहीं होता। समझो क्या है, देखो आप जब कार्बन को लेते हो, मान लेते ये एक कार्बन है, तो कार्बन ने देखो ये बॉन्ड बनाया, इस पे दोनों पे लोन पेयर नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, बहुत स्टेबल। अब आप इसकी जगह अगर आपने मान लो नाइट्रोजन लिया हो तो देखो क्या दिक्कत है, क्या है। देखो नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन मान लो ऐसे 3 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन में देखो दिक्कत है कि यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो कुछ चेन बनाने को आप नाइट्रोजन से भी ट्राई कर सकते हो, और आपको पता होता है केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया कि लोन पे रिपल्सन बहुत हाई होता है। तो रिपल्सन हाई होगा तो इस वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ठीक है। आप ये काम चाहते तो ऑक्सीजन में भी करके देख सकते थे, पर ऑक्सीजन में देखो 2 लोन पेयर, तो जब लोन पेयर बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर इन कार्बन फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लोन पेयर आर प्रेजेंट, सो मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, ठीक है। अब देखो कार्बन के नीचे कौन आता है टेबल में, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी तो भाई टेट्रावैलेंट हो सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, इसलिए सिलिकॉन भी कैटिनेशन का प्रॉपर्टी दिखाता है। तो दूसरा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिखाता है वो सिलिकॉन। इवन सिलिका पूरा सैंड, पूरा रॉक इसी से बनता है। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंड एलिमेंट विच शो property of catenation in periodic table is silicon, because silicon is also tetravalent, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो सिलिकॉन। अब कार्बन में क्या डिफरेंस देखो, कार्बन का साइज भी छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अच्छा ओवरलैपिंग होगा। सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए सबसे बेस्ट है कार्बन। छोटा साइज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल, सो इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेयर साइज ऑफ सिलिकॉन इज लार्ज, सो इट फॉर्म वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो कार्बन में याद रखना कैटिनेशन प्रॉपर्टी के दिखाने के 2 मेन रीजन, पहला टेट्रावैलेंट, कोई लोन पेयर नहीं, दूसरा स्मॉल साइज। तो इसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन का प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन के बारे में कुछ चीजें और समझते हैं। देखो कार्बन में क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके लास्ट में क्या होता है 2s और 2p, ठीक है, 2s2 2p2, ठीक है। मतलब s और p
तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझो कितने हैं, तो कितने ऑर्बिटल से, अरे एस में 1 और पी में 3, तो कितने, 4 ऑर्बिटल से। अरे बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही तो टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, तो पता होता है बॉन्डिंग में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अगर चारों ने मिलकर मान लो सिग्मा बॉन्ड बनाया, मान लो चारों ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो अगर इसमें क्या है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अरे हाइब्रिडेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर कार्बन ने, मतलब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सबको पता है 4 बॉन्ड, अगर चारों बॉन्ड इसने सिग्मा बना दिए तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और मान लो एक पाई बॉन्ड बनाया, मतलब जैसे डबल बॉन्ड होता है, तो फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 पाई बनाया तो फिर वो sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो कार्बन में 3 ही केस हो सकते हैं, sp, sp2 या sp3, यही 3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। देखो समझते हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं इनको। तो कार्बन ने सब सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये sp3 है। अरे हाइब्रिडेशन तो पे रिसर्च करवा रखा है ना केमिकल बॉन्डिंग पे, जाके लेक्चर देखो, इस पे तो 4-5 लेक्चर बना रखा है हाइब्रिडेशन पे। जैसे मान लो कि ये सब आपके पास सब सिग्मा है, तो ये sp3 है, सारे सिग्मा है, ठीक है। अगर मान लो इस पर डबल हो गया, तो ये कार्बन देखो, ये आपको पता है हाइब्रिडेशन आइटम की प्रॉपर्टी होती है, तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें एक पाई है, तो इसमें 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसलिए sp2। तो अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बन ने मान लो 2 पाई बॉन्ड बना लिया तो ये sp, ठीक है। कुछ मैं आपको लेंथ बता रहा हूँ, याद कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा, याद कर लो अच्छा रहेगा। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होता है, मतलब कि ये sp3 वाला, ये होता है 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम। कुछ लेंथ याद कर लो, अच्छा रहेगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं कार्बन कार्बन की लेंथ बात करो, कार्बन 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 की लेंथ, तो ये sp2 और वही sp2 डबल बॉन्ड ऑर्डर डबल, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर या फिर 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब करना है, थोड़ा बहुत पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो sp और sp, और क्या है कि वही आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 120 पिकोमीटर के आसपास होता है या फिर 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कुछ बॉन्ड लेंथ है जो याद करना है। और कार्बन में याद रखना है 3 हाइब्रिडेशन हो सकता है, अगर सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3, 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई तो sp, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब सबसे पहले ये आता है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर तो चलो करना है वो तो ठीक है, पर पहले कुछ बेसिक तो पता होना चाहिए कि क्या है क्या। तो सबसे पहले तो यही भाई, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते, कैसे दिखाएंगे मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के देखो 3 मेथड है। पहला है एक्सपैंडेड, मतलब एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर। दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर। थर्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक्सपैंडेड, कंडेंस, बॉन्ड लाइन, छोटा करते जा रहे हैं। अच्छा समझते हैं, देखो समझते हैं क्या इनका मतलब है। एक मान लेते फॉर्मूला है C4H10 ब्यूटेन, तो इसको समझते कैसे, इसको ड्रॉ करते हैं इन चारों में, इन तीनों में सॉरी। तो वो पहले वाले में
पूरा एक्सपैंड करो, खोल के लिखो, पूरा ओपन, कि सारे के सारे आपने सारे एटम को एक्सपैंड करके दिखाया, सब सिंगल बॉन्ड, ये पहला एक्सपैंडेड, कंडेंस कर दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। नॉर्मली आप लोग इसी को ड्रॉ करते हो, ये इजी है। अच्छा, बॉन्ड लाइन किसके लिए? बॉन्ड लाइन तो भाई उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, कामचोर लोगों के लिए। एक्चुअल में यही करने का आदत डालोगे तभी आगे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। अच्छा, कैसे? बस हो गया। आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा। करते हैं पहले ये दोनों निपटा लेते हैं जो काम की नहीं, अरे ये तो बच्चे वाले तो पता है, ये दोनों करके निपटा लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, जो काम का है उस पे आते हैं, फिर पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन, अरे ब्यूटेन है, समझते भाई समझते हैं, पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। तो पहले लिखते हैं, पहले लिख लो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, तो इसमें नीचे लिखो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, लिखो इसमें लिखो इन एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर ऑल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, सारे के सारे बॉन्ड दिखाने, ऑल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, और जैसे कोई एग्जांपल एसीटोन, अब आप बोलोगे एसीटोन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, इसको बस ड्रॉ कर लो, ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका क्या होगा आगे देखेंगे। कॉमन नेम मतलब अरे भाई जिसने डिस्कवर किया उसने इसका नाम रख दिया कॉमन नेम, फिर एक रूल बना उसके हिसाब से इसका नेम है ये एसीटोन, सब बॉन्ड ओपन करके दिखाया तो एसीटोन। ठीक है, ऐसे कुछ भी, मान लो इथेन, इथेन है, चलो इथेनॉल, C2H5OH, तो देखो कैसे होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहले एक्सपैंडेड, पूरा सारे बॉन्ड दिखाने। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, फिर आगे लिखो कंडेंस, कंडेंस स्ट्रक्चर, तो लिखो दिस इज कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इन दिस carbon hydrogen bond is not represented and all other bond are represented. In this carbon hydrogen bond are not represented and all other bonds are represented. तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाने, बाकी सारे बॉन्ड दिखाने। जैसे इथेन, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, इथेन हो गया। प्रोपेन, इथेनॉल, तो ऐसा मतलब कंडेंस कर दिया। कार्बन हाइड्रोजन मत दिखाओ, सारा और दिखा दो। ठीक है, तो ऐसे किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये होगा कंडेंस स्ट्रक्चर, बस हो गया। ये दोनों पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये सब मतलब ये कोई पूछता नहीं आपसे कोई पूछेगा नहीं कंडेंस रिप्रेजेंटेशन क्या है, बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसा ऐसा होता है। मेनली अब उस पर आते जो हमारा मेन था भाई, थर्ड वाला बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, देखो इन दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑफ कार्बन विथ अदर एटम is represented. In this carbon carbon bond and bond of carbon with other atom is represented. In this hydrogen is never represented and bond between carbon and hydrogen is not represented. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन दिस starting point and end point, starting point and end point both represents carbon. In this point from where chain take a turn, TURN,
also represents carbon. In this, carbon chain is represented in zigzag form. zigzag फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4, ठीक है। उसकी वैलेंसी 4 है। हाइड्रोजन को खुद से समझना है, हाइड्रोजन को खुद से समझना है, ये बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन नहीं लिख के आएगा, उसको खुद से समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे समझते देखो, सिर्फ इतना आ गया, क्या इसका मतलब समझते देखो। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। तो देखो क्या करो, 3 कार्बन, ये एक सिंगल लाइन है, तो आप सिंगल लाइन से तीनों को ड्रॉ कर दो, ठीक है। बस बाकी जो वैलेंसी जो बच रही हाइड्रोजन से पूरा कर लो। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अरे 1 बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन होगा, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो इसको वैसे लिखते हैं, ठीक है। कैसा भी जिग-जैग कर लो। देखो ये क्या है, देखो ऐसा 1 2 3 4 5 6। तो भाई अगर ये समझना है तो देखो 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसने 1 बॉन्ड बनाया, तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। बाकी सब में भाई CH2 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 CH3, ठीक है, CH3, ठीक है। वह बोलोगे सर डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा दो। और देखो एग्जांपल ऐसा, ठीक है। ये जो बोल रहा है उस पर फोकस करो। देखो ये पॉइंट कार्बन है, आपको बोला जहां से भी चेन टर्न लेगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 4। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, पर लोगों को समझाने के बाद भी लोग बोलते हैं सर ये नंबरिंग नहीं है। भाई मैं जो करने जा रहा हूँ वो IUPAC नोमेनक्लेचर का नंबरिंग नहीं है। मैं IUPAC नोमेनक्लेचर का नंबरिंग नहीं कर रहा, बस मैं अभी आपको चेन को ड्रॉ करना समझा रहा हूँ। मैं अभी आपको चेन को ड्रॉ करना समझा रहा हूँ, अभी मैं कोई नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बस चेन को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आप लोग किधर से, जहां से मर्जी वहां से भी तो बस ड्रॉ करना सीख रहे, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ड्रॉ करना भी सीख रहे। 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। 4 कार्बन को ड्रॉ कर लो, नंबरिंग कर लो इनको, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो वही करो, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। जो बोल रहा है भाई वही कर दो, डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे बाकी जो ऑक्टेट पूरा होने के लिए जो कम पड़ा हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने कितने बॉन्ड बनाए, इसने 1 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2। जो भी ऑक्टेट पूरा करने में जो कम पड़ा उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, आ जाएगा आपका। और समझते और ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं। ये करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी करते हैं। पहले वो करेंगे, 2-3 कर लेते हैं इसमें, पहले 2 कर लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। भाई कार्बन वाले देखो, जो बोल रहा है उसको समझो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 और ये नीचे 7, ठीक है। नंबरिंग किधर से भी कर लो, भी नोमेनक्लेचर नहीं करे, इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कि नीचे क्या वो भी कर लेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, इसको समझो। 6 कार्बन को ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। और देखो क्या हो रहा है, एक कार्बन नीचे जा रहा है, मतलब 5th वाले में एक कार्बन और जोड़ा है, तो 5th वाले में कार्बन और जोड़ दो, ठीक है। डबल बॉन्ड देखो, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड बना दो। अब बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन,
बॉन्ड 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन, बाकी CH3 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी ऑक्टेट पूरा होने में जो भी कमी पड़ेगा हाइड्रोजन को जोड़ दो। इसमें आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी ये भी वैसे कार्बन है तो सबको समझेंगे। पहले नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करो, नंबरिंग कर लो। ठीक है, पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड और पांचवें और छठे में डबल बॉन्ड कर लिया। तीसरे में 2 कार्बन दिखा रहा है, मतलब 2 कार्बन, तो अच्छा है कि मैं एक नीचे और एक ऊपर दिखा दूं। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे तो नीचे दिखाओ, आप इसको नीचे और ऊपर दोनों दिखा सकते हो, सिमेट्री के ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसमें देखो थर्ड से देखो 2 कार्बन निकले, मैंने 2 कार्बन दिखा दिए, और चौथे में 1 कार्बन, मतलब चौथे में 1 कार्बन इसमें भी, तो चौथे में भी 1 कार्बन हो गया। बाकी जो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो 2 1, देखो इसने देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना ली, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 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 CH और CH2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 1 2 और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये दोनों कर लेते हो गया, अभी इतना बहुत है बेसिक समझने के लिए, इतने हो गए बहुत। तो इसमें देखो सब ड्रॉ करते, देखो क्या है 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक 5 कार्बन। C डबल बॉन्ड देखते भी, पहले कार्बन, पहले सिर्फ कार्बन फोकस, 5 कार्बन। नंबरिंग कर दो, बेस्ट है नंबरिंग, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं कि वो क्या बता रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, और तीसरे वाले पे देखो OH OH, और लास्ट वाले में C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कर दिया, नंबरिंग कर दी, ये तो ये हो गया। अब इसको हटा लो, नंबरिंग तो अपने अपने कन्वीनियंट के लिए करते हैं। बाकी अब हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये होगा। अब इसने देखो 2 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसमें देखो ऑक्सीजन पता होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है वैसे, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये 1 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा तभी ऑक्टेट पूरा होगा। अब देखो इसको, देखो 1 2 3 4 5, बस 5, लास्ट में OH दिया तो कार्बन नहीं ले सकते, जब नहीं दिया तो कार्बन, तो ये OH, फिर से 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पे बोल रहा है डबल बॉन्ड O, और 3 पे कार्बन नीचे जा रहा है। ठीक है, और देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में नंबरिंग कर लो, डबल बॉन्ड आ रहा है, और लास्ट वाले कार्बन पे देखो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, बाकी जो बच रहा है वैलेंसी पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो। तो मेरे हिसाब से ये इसका आएगा, बाकी देखो सबका पूरा है। तो हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाएगा, हाइड्रोजन आपको देखना है। बाकी मैंने कहा था कार्बन कार्बन के बॉन्ड या फिर कार्बन के अलावा कोई और आइटम होगा, जैसे ऑक्सीजन का बॉन्ड देखो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड या फिर कोई और आइटम होगा उसका बॉन्ड दिखाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होंगे वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे, तो आपको हाइड्रोजन खुद से इसमें मतलब खुद से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो भी वैलेंसी कम होगी वो आप क्या करना,
वो मतलब वही हाइड्रोजन को जोड़ के पूरा कर लेना, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखो हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो करने वाले उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हम लोगों को जो जो मॉलिक्यूल पढ़ने हैं उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो जितने मॉलिक्यूल करना है उसमें एक होगा एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरे हम लोगों को जो मॉलिक्यूल पढ़ना है वो साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब कि इसमें ओपन चेन और मतलब वो चेन क्लोज होगी। बाकी साइक्लिक को हम लोग करेंगे कि करके करेंगे, बस अभी क्लासिफिकेशन लिख लो क्या क्या है। एसाइक्लिक के अंदर क्या होगा आपका, एक होगा सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड एसाइक्लिक चेन एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इवन नॉमेनक्लेचर में भी ऐसा ही करेंगे। पहले हम लोग एसाइक्लिक का केस पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में। सैचुरेटेड मतलब पहले एल्केन पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन, ठीक। इसी के हिसाब से हम लोग नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। साइक्लिक में भी देखो दो होंगे, एक होंगे एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब आपको बेंजीन समझना है, ठीक है। एलिसाइक्लिक में भी क्या होगा, पहला होगा होमोलिटिक या होमोजीनियस, होमोजीनियस या होमोलिटिक जो भी बोलना चाहो, और आपका दूसरा हेट्रोलिटिक। और इसमें भी सेम वही होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो मैं सबका मतलब बता देता हूं। देखो होमोलिटिक का मतलब है कि इसका मतलब है कि बस थोड़ा थोड़ा लिख लो, ओनली ओनली कार्बन, इसमें लिखो ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन, ठीक है। ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, लिखो इन दिस कार्बन एंड सम अदर आइटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन। कार्बन एंड अदर आइटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन को नहीं ले रहे, पर इसके अलावा बाकी जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा कुछ और आइटम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोलिटिक कहलाएगा आपका, ठीक है। ये एक बात को ध्यान रखना, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन बाहर है, तो ये होमोलिटिक कहलाएगा ये। अरे हेट्रोलिटिक के लिए जो अलग से जो एटम होगा वो चेन में होना चाहिए, चेन के बाहर नहीं। तो ये होमोलिटिक मतलब ये कहलाएगा होमोलिटिक एलिसाइक्लिक, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक क्या होता है, देखो एरोमेटिक अभी आप समझ लो बस बेंजीन। बाकी एरोमेटिक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपको हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आएगा, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन। वैसे एरोमेटिक मतलब जो महकते, जो स्मेल करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। इसमें एलिसाइक्लिक मतलब देखो जो मतलब देखो दो चीज़ें होंगी साइक्लिक में, या तो एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा। जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक कहलाता है। एरोमेटिक मतलब इसमें देखो होमोलिटिक में क्या होगा, ओनली कार्बन, तो सिर्फ कार्बन। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लो, अभी बस एग्जाम्पल लिख लो, आगे मैं समझा दूंगा। जैसे बेंजीन, एक एग्जाम्पल और लिख लो, दिस इज नेप्थलीन। अरे नेप्थलीन भाई, नेप्थलीन बॉल्स जो कभी मूवी जाओ, सिनेमा हॉल जाओ, जो व्हाइट कलर की बॉल पड़ी होती है, अरे वॉशरूम्स में, वही नेप्थलीन बॉल वही है। और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा और कोई आइटम भी होगा। जैसे इसमें एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। पायरिडीन, ठीक है। तो ये पिरिडीन, पिरिडीन इसको भी बोलते हैं, पिरिडीन या पायरिडीन। तो ये ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
बाकी एरोमेटिक क्या होता है ये हम लोग आगे करेंगे। देखो मतलब हम लोगों को करना क्या है इस चैप्टर में, मतलब पहले समझो इस चैप्टर में सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना है। तो पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब एसाइक्लिक में पहले एल्केन का, सैचुरेटेड का, फिर अनसैचुरेटेड का। फिर हम लोग करेंगे साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर, और साइक्लिक में पहले एलिसाइक्लिक का, और फिर बाद में आपका एरोमेटिक का, और साथ में करेंगे आपका फिर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप का भी करेंगे। एरोमेटिक क्या होता है ये बस उसका नॉमेनक्लेचर, मतलब बेंजीन का नॉमेनक्लेचर मेनली होता है, वो यहाँ करेंगे। बाकी एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो अगले वाले चैप्टर में समझेंगे। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लोग आगे समझेंगे, अभी जरूरत नहीं, अभी तो हम लोग बस फंडामेंटल समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिखो आपका सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो इसमें नीचे लिखो सैचुरेटेड क्या होता है ये लिख लो, लिखो इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, in this type of molecule only sigma bond is present। तो इसमें क्या होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, only sigma bond is present। ठीक है ये, और दूसरा लिखो, सेकंड लिखो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, इसमें नीचे लिखो, लिखो इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट along with सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कहलाएगा, सिग्मा के साथ साथ पाई भी होगा तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये आपका होगा इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये अब हम लोग इसमें करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, बाकी क्या क्या होता है डिटेल में सब आगे करेंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अभी लिखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, कि पहले कार्बन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन एक्चुअल में मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, इसको फटाफट लिख लेते हैं। वन इज प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन को कैसे लिखेंगे 1 के ऊपर डिग्री, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा 2 के ऊपर डिग्री, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। फिर ये होगा टर्सरी कार्बन 3 के ऊपर डिग्री, एंड लास्ट होगा क्वाटर्नरी कार्बन, मतलब 4 के ऊपर डिग्री। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, आप सब लिखते रहो। प्राइमरी कार्बन क्या होगा, ये कार्बन क्या होगा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्सरी कार्बन क्या होगा, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, और क्वाटर्नरी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो प्राइमरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली 1 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 कार्बन, टर्सरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन, एंड क्वाटर्नरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन। ठीक है, तो क्वाटर्नरी क्या होगा 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा। आप बोल लोगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन ये कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन, ये कार्बन तो भाई सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक से जुड़ा है। तो ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, ये कार्बन देखो 1 और 2, ये कार्बन 1 और 2, तो 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन देखो, जिसको देखना है बस, ये कार्बन देखो ये कितने से जुड़ा है, देखो 1 और 2, तो ये भी कैसा है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अगर 2 से जुड़ा है सेकेंडरी। ये कार्बन देखो ये किससे जुड़ा है, देखो 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 से जोड़ा है, तो ये कैसा कार्बन है, टर्सरी। ये कैसा कार्बन होगा, प्राइमरी। ये कैसा, अरे प्राइमरी, ये कार्बन एक कार्बन से जोड़ा है प्राइमरी, ये किससे जोड़ा है, 1 से प्राइमरी। अब देखो ये कार्बन देखो, इसको देखो ये किससे जोड़ा है, देखो 1 2 3 4, तो ये क्वाटर्नरी मतलब 4 डिग्री क्वाटर्नरी, और ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। मतलब कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ता है प्राइमरी, कार्बन अगर 2 से जुड़ता है सेकेंडरी, 3 से जुड़ेगा टर्सरी, और चारों साइड से कार्बन तो क्वाटर्नरी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है,
अब इसमें नीचे लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नीचे लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन तो भाई एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन में ज्यादा कुछ टाइप हो नहीं सकता, तो इसमें नीचे लिखो, तो नीचे लिखो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकंड लिखो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और लास्ट लिखो टर्सरी हाइड्रोजन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप बोलोगे क्वार्टनरी, नहीं क्वार्टनरी इसमें नहीं होता। तो कार्बन तो बेचारा एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन तो खुद से तो कुछ बता ही नहीं पाएगा, तो ये किससे बताता है? कार्बन से, सॉरी मतलब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन तो कभी खुद से कुछ तो बता ही नहीं पाएगा, तो वो किससे डिसाइड होगा? कार्बन से। मतलब अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो कहलाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन। क्वार्टनरी, अरे क्वार्टनरी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है तो होगा ही नहीं। इसमें नीचे लिखो, देखो इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ प्राइमरी कार्बन इट इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। If hydrogen is bonded with secondary carbon, it is known as secondary hydrogen. If hydrogen is connected with tertiary carbon, it is known as tertiary hydrogen. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसमें नीचे क्वेश्चन लिखो, find the number of primary, secondary and tertiary hydrogen in the following. फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इसमें आपको ये बताना है कि कितने कितने हैं आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, इतने को करते हैं। देखो प्राइमरी से, देखो ये समझो, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है, सॉरी टर्सरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो देखो पहले प्राइमरी हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो प्राइमरी कार्बन देखो कितने हैं? प्राइमरी कार्बन देखो ये और ये भी प्राइमरी, सॉरी ये भी प्राइमरी, तो ये भी प्राइमरी, तो सब प्राइमरी। कितने प्राइमरी कार्बन है? 4। सब पे कितने हाइड्रोजन है? 3 3 3 3, तो कितने हुए? 12, टोटल 12। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? देखो सेकेंडरी को मैं एक्चुअल में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल कर लेते हैं। सेकेंडरी वाले देखो 2, 1 और देखो 2, तो 2 सेकेंडरी, और दोनों पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 2, तो कितने हुए सेकेंडरी वाले? 4। और टर्सरी, तो देखो टर्सरी वाले 1 और 2, दोनों पे कितने हाइड्रोजन? 1 1, तो टर्सरी हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी एंड टर्सरी से जुड़ा हुआ टर्सरी। इसको ड्रॉ कर, अरे ड्रॉ करना अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले। देखो ये जुड़ा है, कार्बन चेन देखो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करते हैं। 3 पे देखो 2 कार्बन, 4 पे 1 कार्बन, 5 पे 1 कार्बन और 6 पे भी 1 कार्बन। यही तो बोल रहा है, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी। ठीक है, बस हो गया, यही स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन जोड़ लो। ठीक है, अब देखो नंबरिंग, देखो
ये कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो क्वार्टनरी, प्राइमरी प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी टर्सरी टर्सरी प्राइमरी प्राइमरी और प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ठीक है, ये भी प्राइमरी। तो देखो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, तो प्राइमरी देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइमरी कार्बन, सब पे 3 तो 21। सेकेंडरी हाइड्रोजन, एक ही सेकेंडरी कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो और टर्सरी 1 2 3 तो 3, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। टर्सरी देखो 3 थे, 3 टर्सरी, तो ये इसका आंसर, ठीक है। अब सबसे हम लोग लास्ट में वाले में आते हैं, तो देखो लास्ट वाला जैसे बोल रहा है वैसा चेन ड्रॉ करते, देखो ये क्या है, ये सब कार्बन है और ये सब कार्बन है, सब कार्बन, तो ड्रॉ करते देखो, देखो आप खुद से ट्राई करके देखो, ये सब मैं जो कर रहा हूं ड्रॉ, तो मैंने सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया है। तो ये वो स्ट्रक्चर है, देखो सबको लिखते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, ये 3 से जुड़ा है टर्सरी, सेकेंडरी, क्वार्टनरी, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, 1 2 3 से जुड़ा है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन देखो कितने होंगे, देखो प्राइमरी वाले कितने थे, 1 2 3 और 4, सब पे 3 तो कितने आए 12। सेकेंडरी देखो कितना है, 1 2 3 4, देखो 4 सेकेंडरी, 1 2 3 4, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 8, और देखो टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी तो कितना है, सिर्फ एक ही है और 2, तो 2 टर्सरी, तो 2 टर्सरी। क्वार्टनरी वाले पे तो हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का पहला ऑर्गेनिक का क्लास, जहाँ पे हम लोग बेसिक समझ रहे थे ऑर्गेनिक का क्या क्या उसमें क्लासिफिकेशन होता है। एरोमेटिक के बारे में आगे करेंगे, अभी तो बस नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम लोगों ने जहाँ पे ऑर्गेनिक का बेसिक चीज़ें समझा, और बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले एल्केन, फिर उसके आगे फिर एल्केन एल्काइन, फिर आगे फंक्शनल ग्रुप, और फिर लास्ट में एरोमेटिक।